नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पांडे द बीएनपी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक चर्चा करेंगे वह टॉपिक है भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी तक हम लोगों ने प्रधानमंत्री देख लिया, मंत्रिपरिषद देख लिया, राष्ट्रपति देख लिया और उपराष्ट्रपति देख लिया। यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति या फिर अगर हम कहें कि चाहे वो संसद हो, चाहे हमारी कोई सरकार हो, ठीक है, जो भारत का सबसे सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है वह होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी के उत्तरदायित्व क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, वह सरकार के प्रति, सरकार के कार्यों का किस तरीके से निर्वहन करता है, चाहे वह राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए कार्य हों, चाहे वह भारत सरकार के द्वारा दिए गए कार्य हों, ठीक है। वह एक विधिक सलाहकार रूप में वह भारत सरकार का नेतृत्व किस तरीके से करता है, आइए हम उन्हीं टॉपिक पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो हमारा टॉपिक है दोस्तों आज का भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों आपको पता होगा, आइए सबसे पहले हम कुछ प्रमुख अनुच्छेदों को जानते हैं जो कि महान्यायवादी से संदर्भित हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे महान्यायवादी की नियुक्ति कैसे होती है, उनके कार्यकाल क्या होते हैं, वेतन और भत्ते संबंधी प्रावधान क्या हैं, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए अगर भारत का महान्यायवादी को बनाया जाएगा, उनकी कार्य शक्तियाँ क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं और उनकी मर्यादाएं क्या हैं, मतलब उनकी लिमिट्स क्या हैं भारत सरकार को लेकर या भारत सरकार के महान्यायवादी के रूप में, ठीक। और महाधिवक्ता और महाधिवक्ता किस रूप में उनको सहायता प्रदान करते हैं, आइए हम उन्हीं पहलुओं पर चर्चा करते हैं। उससे पहले हम जानेंगे प्रमुख अनुच्छेदों को। दोस्तों आपको पता होगा कि जो अनुच्छेद 76 है वह भारत के महान्यायवादी के पद का गठन करता है। मतलब अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत में एक महान्यायवादी के रूप में पद होगा जो भारत सरकार के विधि सलाह के रूप, मतलब विधिक सलाहकारी के रूप में क्या करेंगे, कार्य करेंगे, ठीक है। दूसरा दोस्तों जो अनुच्छेद 88 वह कहता है कि महान्यायवादी के संसद के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े अधिकार होंगे। मतलब महान्यायवादी को अधिकार होगा कि वह संसद के सदन में भाग ले सकते हैं, संसद सदन की समितियों के साथ जुड़कर कुछ कार्य कर सकते हैं और साथ ही साथ संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकते हैं। लेकिन केवल और केवल एक ही अधिकार उनको नहीं दिया गया है कि वह संसद के किसी भी, संसद सदस्य तो होते नहीं वो, लेकिन संसद सदन में वो भाग लेते भी हैं, संसद की बैठक में मतलब भाग लेते हैं, संयुक्त बैठक में भी भाग लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों केवल और केवल उनको मत देने का अधिकार नहीं होता है, ऐसा अनुच्छेद 88 कहता है, जैसा हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में भी देखने का प्रयास किया था। तो अनुच्छेद 88 जो कहता है वह कहता है कि महान्यायवादी के संसद के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े कुछ अधिकार दिए गए हैं। अगला दोस्तों जो चर्चा करते हैं वो है अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 कहता है कि महान्यायवादी की शक्तियां, मतलब महान्यायवादी की शक्ति एवं कार्य क्या होंगे, वह अनुच्छेद 105 परिभाषित करता है। साथ ही साथ उनके विशेषाधिकार एवं प्रतिरक्षा, मतलब महान्यायवादी के कुछ विशेषाधिकार क्या होंगे और वो कैसे मतलब प्रतिरक्षा करेंगे भारत सरकार का, उसके संदर्भों में इन्हें क्या दिया गया है, कुछ शक्तियां दी गई हैं भारत के अनुच्छेद, भारत संविधान के अनुच्छेद 105 में। तो ये थी कुछ प्रमुख अनुच्छेद जिनको हमको महान्यायवादी समझाना है। मुख्य रूप से आपको जानना है कि महान्यायवादी का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 76। ज्यादा क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि अनुच्छेद 76 किससे संदर्भित है, आपको ऑप्शन दे देगा महान्यायवादी, ठीक है, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, एडवोकेट जनरल अर्थात राज्य का महाधिवक्ता और चौथा देगा वित्त आयोग। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अनुच्छेद 76 है वह कहीं ना कहीं भारत के महान्यायवादी को परिभाषित करता है, उनके पद के गठन की बात करता है। दोस्तों ये थी बातें। आपको जो प्रमुख बातें जानना है वो ये जानना है कि जो महान्यायवादी होता है वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर कोई देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है तो आप कहेंगे महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। साथ ही साथ इनको दोस्तों भारत सरकार का विधि मंत्री भी कहते हैं। जो कैबिनेट मंत्री, जो जो वो केंद्रीय कैबिनेट बनाई जाती है, केंद्रीय कैबिनेट का से थोड़ा पृथक होते हैं, लेकिन इनको भी हम विधि मंत्री रूप में देखते हैं। ठीक दोस्तों, तो विधि मंत्री भी इनको हम कह सकते हैं, कानून सलाहकार भी कह सकते हैं भारत सरकार का। तो जो भी आप कहना चाहें, कानूनी सलाहकार कहें सरकार का, चाहे उनको सर्वोच्च कानून अधिकारी कहें, महान्यायवादी ही देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी के रूप में जाना जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति क्या हो, कैसे होती है, उनके कार्यकाल क्या है और उनका वेतन क्या है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मतलब राष्ट्रपति अपने प्रसाद पर्यंत उनको उनके पद पर मतलब आसीन करते हैं। मतलब जब तक राष्ट्रपति, मतलब कहने मतलब होता है कि जो महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का था, ये आगे हम समझते हैं। इनका जो कार्यकाल है दोस्तों निश्चित नहीं है, मतलब कि जो महान्यायवादी के जो कार्यकाल है वह निश्चित नहीं है, ठीक है। सामान्य तौर पे तो 5 वर्ष के होते हैं, क्योंकि अगर जब अर्थात 5 वर्ष में जब तक सरकार रहेगी, मतलब जब तक सरकार है तब तक महान्यायवादी का पद रहेगा।
सरकार के समाप्त होने पर, सरकार के बर्खास्त होने पर महान्यायवादी का जो पद है वह भी बर्खास्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात ऐसे समझिए कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, कार्यकाल निश्चित नहीं है, साथ ही साथ हटाने की भी कोई प्रक्रिया संविधान में निहित नहीं है कि महान्यायवादी को हटाया कैसे जाएगा। क्यों ऐसा प्रक्रिया नहीं? चूँकि यह राष्ट्रपति क्या है, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, तो राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा सकता है। क्यों हटाएगा आइए देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय इनको हटाया सकता है। मतलब राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति लगता है कि यह योग्य व्यक्ति नहीं है महान्यायवादी के पद के लिए, तो क्या कर सकते हैं, उनको हटा भी सकते हैं उनके पद से, या फिर उनके कार्य से संतुष्ट ना हो, उनके कार्य संतुष्ट कब नहीं होंगे, जब वो सरकार के खिलाफ जाएंगे। तो जब महान्यायवादी सरकार के खिलाफ कोई कार्य करता है या सरकार के विपक्ष, मतलब सरकार के पक्ष में ना बल्कि विपक्ष में कार्य करना शुरू कर दे, तो ऐसे में क्या होता है कि वह असंवैधानिक तरीके से मतलब माना जाता है और उन्हें उनके पद से राष्ट्रपति हटा सकता है, चूंकि प्रसाद पर्यंत रहते हैं। तो ऐसे समझिए कि राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय उनको हटाया सकता है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि महान्यायवादी भारत सरकार के कार्य से संतुष्ट नहीं है या भारत सरकार के साथ मतलब मिलकर कार्य नहीं करना चाहता है, तो वह अपने पद से भी पद त्याग देकर मुक्त हो सकते हैं। अर्थात वो चाहें तो महान्यायवादी से क्या कर सकते हैं, पद त्याग दे सकते, मतलब पद का त्याग कर सकते हैं कि हमें महान्यायवादी पद पे आसीन नहीं रहना है। तो दोस्तों ये भी उनके साथ ऑप्शन है कि त्याग पद देकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है उनके वेतन की। दोस्तों तो कार्यकाल निश्चित नहीं है, आपको पता है जब कार्यकाल निश्चित नहीं है तो जब चाहेंगे तब वो हट सकते हैं, उनको हटाया सकता है या फिर राष्ट्रपति जब तक उनको अपने और दूसरी बात दोस्तों, एक बात और आपको होना याद रहना चाहिए कि सरकार या मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने पर महान्यायवादी का पद भी क्या होता है, समाप्त होता है। जैसे मान लीजिए सरकार है या मंत्रिपरिषद है, अगर मंत्रिपरिषद या सरकार त्याग पत्र दे दे तो उस स्थिति में क्या होता है, पूरा का पूरा सरकार बर्खास्त होता है, समाप्त होता है। तो जब सरकार समाप्त हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि महान्यायवादी चूंकि सरकार की सलाह पे राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी के पद की नियुक्ति की जाती है, मतलब महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, तो चूंकि सरकार ही नहीं रहेगी तो फिर महान्यायवादी कार्य क्या रहेगा, चूंकि महान्यायवादी काम ही है सरकार के कार्यों को संपन्न करना, विधि संबंधी जो कार्य होंगे। तो जब विधि संबंधी जो कार्य हैं वो महान्यायवादी करता है, तो जब सरकार ही नहीं रहेगी तो फिर महान्यायवादी का कोई औचित्य बनता नहीं है। यही कारण है कि सरकार के त्याग पर देने पर महान्यायवादी का पद भी क्या होता है दोस्तों, समाप्त हो जाता है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी नियुक्ति, मैंने आपसे चर्चा भी किया था मतलब कि प्रधानमंत्री संदर्भ में कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही राष्ट्रपति किसी भी सर्वोच्च पदाधिकारी की नियुक्ति करता है। तो आपको पता होगा कि यहाँ भी महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वह सरकार की सिफारिश से ही की जा रही है, अर्थात सरकार ही सिफारिश कर रही है कि एक मतलब कि महान्यायवादी का पद गठित कीजिए। तो साथ ही साथ दोस्तों ये था उनके नियुक्ति और क्या करते हैं, कार्यकाल। दोस्तों अब बात करते हैं वेतन की। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो वेतन या भत्ते हैं, पारिश्रमिक, हम का वेतन नहीं कह सकते क्योंकि वेतन कोई प्रावधान के लिए किया नहीं गया है, तो हम पारिश्रमिक कह सकते हैं। मतलब ये जो परिश्रम करते हैं, मतलब ये जो कार्य करते हैं भारत सरकार के लिए, तो भारत सरकार में चूंकि इनका नेतृत्व होता है, तो भारत सरकार के रूप में राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें कोई भी पारिश्रमिक लाभ दे सकता है। पारिश्रमिक मतलब होता है कि जो पारिश्रमिक है वह राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है, अर्थात पारिश्रमिक तय नहीं है। सिंपल में कहा जाए मतलब इनका कोई वेतन या भत्ता तय नहीं किया गया है। इनका वेतन भत्ता मतलब जो वेतन है वह कहीं न कहीं राष्ट्रपति पर मतलब डिपेंड करता है, निर्भर करता है। राष्ट्रपति जो चाहेगा वह वेतन भत्ता देगा। सामान्य स्तर पे हम कह सकते हैं कि इनके वेतन और भत्ते की भी शायद कुछ थोड़ा बहुत प्रावधान होना चाहिए और है भी। आइए देखते हैं योग्यता में। दोस्तों योग्यता क्या है? मतलब कौन व्यक्ति होंगे जो भारत के महान्यायवादी के पद पर मतलब आसीन होने की योग्यता रखते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, योग्यता की बात करें दोस्तों तो भारत का महान्यायवादी वही बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के समान ही योग्यता होनी चाहिए। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के समान योग्यता रखता है तो वह भारत का महान्यायवादी के पद पर नियुक्त हो सकता है। तो अगर समान रूप देखें दोस्तों तो अगर कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता रखता है उसे हम भारत का न्यायाधीश नियुक्त और भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। सिंपल दोस्तों, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पहली बात कि जो महान्यायवादी के पद पे आना चाहता है वह क्या हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, दूसरी बात कह रहा है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति महान्यायवादी के पद पर जाना चाहता है तो उसके पास हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में क्या हो, 5 वर्ष का अनुभव हो या किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष का अनुभव हो, मतलब 10 वर्ष के वकालत का अनुभव हो। ठीक दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वहाँ किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत किया हो या 5 वर्ष तक न्यायाधीश का उसको अनुभव हो
या फिर सुप्रीम कोर्ट में किसी भी न्यायाधीश के समान अगर उसकी क्या हो, योग्यता हो, तो उसे भारत का महान्यायवादी पद दिया जा सकता है। ठीक दोस्तों, साथ ही साथ एक और बात इसमें है दोस्तों कि राष्ट्रपति के मतानुसार न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो न्यायिक मामलों में विशेष जानकारी रखता है, मतलब न्याय के क्षेत्र में उसको विशेष जानकारी है, तो राष्ट्रपति अपने मत के अनुसार उसे भी भारत का महान्यायवादी बना सकता है, भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे भारत सरकार की क्या चाहिए, सलाह चाहिए, सिफारिश, मतलब सिफारिश या परामर्श चाहिए, उसके आधार पर क्या कर सकते हैं वो भारत के महान्यायवादी के पद को। अब दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा वेतन और भत्ते को लेकर। अब सोचिए आप, जब किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में अगर उनकी योग्यता होगी, तो न्यायाधीश के जो वेतन होगा, न्यायाधीश की जो वेतन होती होगी, सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार उन्हें उन्हीं वेतन के बारे में सोचता होगा, क्योंकि उनकी जो योग्यता है वो कहीं ना कहीं न्यायाधीश के समान है, तो न्यायाधीश का जो वेतन होगा कहीं ना कहीं वो महान्यायवादी को भी मिलना चाहिए। तो समझ आ गया दोस्तों कि वेतन और योग्यता और नियुक्ति और कार्यकाल को लेकर संदर्भ भी बातें। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे कार्य एवं शक्ति की, कि महान्यायवादी कार्य क्या करता है और उनकी शक्तियां क्या हैं, वो अपने शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं और कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं, क्या उनके अधिकार हैं और क्या उनके लिमिट्स हैं, क्या उनकी मर्यादा है। आइए देखते हैं दोस्तों। आपको पता दोस्तों कि जो भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी रूप में वो काम करते हैं, मतलब इनके दो कार्य होते हैं। एक होता है भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी रूप में और दूसरा होता है राष्ट्रपति के मुख्य कानून अधिकारी रूप में। तो जो महान्यायवादी है वह राष्ट्रपति के मुख्य कानून अधिकारी रूप में कैसे कार्य करता है, उसकी शक्तियां क्या हैं, और भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी रूप में उनकी कार्य शक्तियां क्या हैं। आइए दोस्तों हम उसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी रूप में जो महान्यायवादी का कार्य होता है वो ये होता है कि विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए हों। राष्ट्रपति द्वारा जो भी विषय उसको सौंपे गए होंगे उस पर वह विधि संबंधी क्या दे, भारत सरकार को सलाह दे। मतलब विधि संबंधी ऐसे विषयों पर वह सलाह दे सकता है जो राष्ट्रपति द्वारा क्या होगा, महान्यायवादी को सौंपा गया होगा। अर्थात कह सकते हैं कि महान्यायवादी को जो विधि संबंधी विषय सौंपे गए हैं वह क्या करेगा, वह राष्ट्रपति द्वारा जो सौंपे गए हैं उसे वह क्या करेगा, भारत सरकार को देगा। मतलब भारत सरकार को पर सलाह देगा। ठीक दोस्तों, साथ ही साथ विधि के स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। अर्थात राष्ट्रपति द्वारा मान लीजिए कोई ऐसे विधिक स्वरूप है, विधिक कानून है जिसको राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं, तो उसके लिए वो क्या करेगा, अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, उससे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना। संविधान मतलब अगर संविधान में जो महान्यायवादी के लिए या विधि या किसी अन्य विधि द्वारा जो भी प्रदान किया गया, जो भी कृत्य कार्य उनको प्रदान किए गए हैं संविधान द्वारा, उन कार्यों का भी निर्वहन कौन करेगा, भारत का महान्यायवादी। तो सिंपल समझिए, विधि संबंधी ऐसे विषय जो मतलब विधि संबंधी ऐसे विषय वो सलाह दे सकता है भारत सरकार को जो राष्ट्रपति द्वारा उसको सौंपे गए होंगे। मतलब राष्ट्रपति जो उसे सौंपा होगा कार्य कि आप जाइए किसको सलाह दीजिए, किसको, भारत सरकार को, तो भारत सरकार को ऐसे विषयों पर सलाह दे सकता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसको सौंपे गए हों। दूसरी बात, किसी विधि स्वरूप से, मतलब मान लीजिए जो विधि के समान कोई ऐसा मतलब स्ट्रक्चर होगा, मतलब विधि के स्वरूप का कुछ ऐसा प्रावधान होगा जिससे वह अपने कर्तव्यों का पालन करे, जिसे कौन किस कर्तव्य का पालन करेगा, उन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा जिन कर्तव्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया होगा। और तीसरी बात कहता है दोस्तों कि संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा, मान लो संविधान में उसके लिए या किसी भी अन्य विधि द्वारा अगर उसको कोई भी कार्य प्रदान किया गया है तो उस कार्य का निर्वहन भी भारत के महान्यायवादी द्वारा किया जाएगा। अब दोस्तों हम दूसरी बात करते हैं राष्ट्रपति के मुख्य कानून अधिकारी रूप में। दोस्तों राष्ट्रपति के मुख्य कानून अधिकारी रूप में जो काम करेंगे वो होगा, पहला होगा भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की ओर से पेश होना। अर्थात राष्ट्रपति के जो मुख्य कानून अधिकारी होंगे, पहली बात आपको ध्यान देना है कि भारत सरकार संबंधित जो मामले होंगे, मतलब जो भारत सरकार है उनसे संबंधित अगर कोई मामला है तो वह क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भारत की ओर से क्या होंगे, पेश होंगे। मतलब भारत सरकार से संबंधित कोई भी मामला होगा, कानूनी मामला होगा, उस मामले को क्या करेंगे, ये हाई सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट में इनकी पेशी होगी भारत सरकार की तरफ से। दूसरा दोस्तों आपको ध्यान देना है कि अनुच्छेद 143 के तहत, आपको बताया था, मैंने चर्चा भी किया था, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है वो भारत का महान्यायवादी होता है। और आपको पता होगा इसी के तहत राष्ट्रपति भारत के जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनसे परामर्श या राय मशूरा भी
कर सकता है। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना किसका काम है? भारत के महान्यायवादी का। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता होगा, सरकार से संबंधित किसी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई करने का अधिकार। जैसे मान लीजिए कि आपको पता होगा कि भारत सरकार से संबंधित कोई मामला है, वह हाई कोर्ट में है, तो आपको पता होगा कि जो भारत का महान्यायवादी है वह हाई कोर्ट में भी सुनवाई का उसको अधिकार होता है अगर वह सरकार से संबंधित है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत सरकार से संबंधित किसी मामले में महान्यायवादी का अधिकार होता है कि वह हाई कोर्ट में भी सुनवाई का अधिकार रखता है। अर्थात हाई कोर्ट में से संबंधित अगर कोई मामला होगा, अगर गया होगा भारत सरकार से संबंधित, तो उस मामले का भी सुनवाई कर सकता है, उसको अधिकार दिया गया है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों कार्य एवं शक्तियाँ राष्ट्रपति के मुख्य कानून अधिकारी रूप में और दूसरा भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि भारत के जो महान्यायवादी हैं उनको क्या-क्या अधिकार होंगे, उन किस मतलब ऐसे कौन-कौन से उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं जिनका वो प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत के किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है। मतलब जो भारत का जो महान्यायवादी है वह भारत के किसी भी अदालत में मतलब हम कह सकते हैं सुनवाई का अधिकार उनको होगा, मतलब उनको रोका नहीं जाएगा। वे किसी भी अदालत में किसी भी, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो कोई अन्य अदालत ही क्यों न हो, भारत के किसी भी कोने में किसी भी क्षेत्र में कोई भी अदालत होगा वहाँ सुनवाई करने का अधिकार भारत के महान्यायवादी को होगा। तो दूसरा दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो महान्यायवादी होते हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी उनको अधिकार संसद संबंधी दिया गया है अनुच्छेद 105 में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो महान्यायवादी होते हैं वह संसद के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी उनको संसद से विशेषाधिकार प्राप्त है। आइए देखते हैं वे कौन-कौन से अधिकार हैं। दोस्तों महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, मतलब संसद दोनों सदनों में बोलने का अधिकार महान्यायवादी को प्राप्त है। तो हम कह सकते हैं संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, संसद में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, साथ ही साथ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मत अधिकार देने का अधिकार नहीं है। अगर संयुक्त बैठक में जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, उसमें ये मतलब भाग ले सकते हैं, लेकिन उसमें मत देने का अधिकार इनको नहीं है। ठीक दोस्तों, तब कह सकते हैं कि संसद के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार इनको नहीं है। दोस्तों आपको पता होगा अगर एक संसद सदस्य के रूप में देखा जाए तो एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं मतलब जो विशेषाधिकार इनको प्राप्त है। मतलब अगर एक संसद सदस्य की तरह ही जैसे एक संसद का सदस्य होते हैं, जिस तरीके से उनको भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उसी प्रकार से महान्यायवादी को भी संसद सदस्य की तरह ही क्या है, भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त हैं। दोस्तों ये थे कुछ उनके अधिकार क्षेत्र जो भारत के महान्यायवादी रूप में उनको दिया गया है। अब दोस्तों कुछ उनके लिमिट्स भी हैं, मतलब कि महान्यायवादी को क्या नहीं कर सकता महान्यायवादी, आइए उस पर चर्चा करते हैं। ऐसा तो नहीं कि महान्यायवादी बनाया गया है या उनको मतलब सुप्रीम कोर्ट के या न्यायाधीश समान उनको मतलब उनकी योग्यता है, तो ऐसा थोड़ी मनमानी करेंगे। वो भारत सरकार के लिए उनकी नियुक्ति हुई है, अर्थात भारत सरकार के विधि सलाह में वो कार्य करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि उनकी मर्यादाएं क्या हैं, उनकी लिमिट्स क्या हैं, मतलब ऐसी कौन कौन से बाउंडेशन उनके ऊपर लगाया गया है कि वो अपने अधिकार के साथ साथ कुछ और भी ऐसे कार्य होंगे जिन्हें वो नहीं कर सकते। आइए चर्चा करते हैं दोस्तों कहा गया है कि भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकते, मतलब भारत सरकार के खिलाफ, मतलब भारत सरकार के अगेंस्ट में जाके वो ऐसा कोई सलाह या मशवरा नहीं कर सकते किसी से भी, जब तक भारत सरकार नहीं चाहेगी। अर्थात सिंपल समझे तो भारत सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकते अगर उन्हें भारत का महान्यायवादी पद दिया गया है। दूसरी बात दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है वह उस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। जैसे भारत सरकार ने उसे किसी मामले में क्या किया है, पेश होने को कहा है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी पेश होने को कह रहा है, तो उसे अधिकार नहीं दिया गया है कि वह उसके मामले पर क्या करे, कोई टीका टिप्पणी करे, मतलब उसमें उनको टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। तो सिंपल में समझिए जिस मामले में भारत सरकार की ओर से उसे पेश होना है उस मामले पर वह कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता है, कोई भी डिस्कस नहीं कर सकता है। दोस्तों जो तीसरी बात हमको ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए जिससे बिना भारत सरकार की अनुमति के, जब तक भारत सरकार की अनुमति नहीं होगी वह किसी भी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है।
ना ही किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता है। अर्थात आपको पता होना चाहिए, ना तो वह किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भारत सरकार उनको अनुमति नहीं, चूंकि क्यों नहीं मिली है? क्योंकि वह भारत सरकार के लिए काम करते हैं। तो जब तक भारत सरकार नहीं चाहेगी तब तक ये कोई भी विधिक मामले में क्या कर सकते हैं? आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकते, ना किसी कंपनी या परिषद के डायरेक्टर के पद या निदेशक के पद को भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता, किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं अगर वो भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किए गए हों। दोस्तों नेक्स्ट जो हमको बात ध्यान देना है, वो ध्यान देना है कि जब तक कि विधि या न्याय मंत्रालय वैधानिक मामले विभाग के माध्यम से इस आशय का कोई प्रस्ताव या संदर्भ उसे प्रेषित नहीं किया जाता है, वह भारत सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग या सार्वजनिक उपक्रम या वैधानिक संगठन को अपनी सलाह नहीं देगा। समझने मतलब दोस्तों यहाँ ये पॉइंट का है कि जब तक विधि एवं न्याय मंत्रालय किसी भी वैधानिक मामले विभाग के माध्यम से उनको कोई प्रस्ताव या प्रेषित नहीं करता है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रस्ताव जब तक भारत सरकार के किसी विधि या न्याय मंत्रालय द्वारा वैधानिक मामलों पर उनको प्रस्ताव या नहीं दिया जाता, प्रस्ताव नहीं प्रेषित किया जाता है, तब तक वे किसी भी मंत्रालय या विभाग में क्या कर सकते हैं? अपना सलाह नहीं दे सकते हैं। सिंपल हमने अभी आप चर्चा भी किया था ऊपर कि भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। तो किस मामलों पे? वैधानिक मामले, जब तक कि क्या हो, जब तक कि कोई भी विधि या न्याय मंत्रालय या वैधानिक मामलों का विभाग के माध्यम से इस आशय का कोई प्रस्ताव या संदर्भ उसे प्रेषित नहीं किया जाता है कि वह भारत सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग या सार्वजनिक उपक्रम या वैधानिक संगठन को अपनी सलाह नहीं देगा। ऐसी बात कौन कर रहा है? भारत सरकार। ठीक दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आपको एक बात और पता होना चाहिए कि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है, चूंकि सर्वोच्च कानून अधिकारी है। तो इसमें कहा गया है कि जो महान्यायवादी है वह सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं, मतलब कि हमेशा के लिए वह नहीं है। वह चाहे तो अपने पद से मुक्त हो सकता है, वह चाहे तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वह पूर्णकालिक क्या है, किस मतलब कि वह सरकार का पूर्णकालिक वकील है। ठीक दोस्तों, तो साथ दोस्तों आपको एक बात और होना चाहिए कि वह सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता है। अर्थात अगर देखा जाए तो वह एक सरकारी कर्मी या सरकारी अधिकारी रूप में काम नहीं करते हैं। अब नहीं करते हैं दोस्तों, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसे निजी विधिक कार्यवाही से रोका नहीं, मतलब अगर उसे कोई प्राइवेट विधि कार्यवाही करना है तो वह अपना कार्य मतलब प्राइवेटली वो अपना काम कर सकता है, चूंकि वह सरकारी है नहीं, आज सरकारी नहीं है और साथ ही साथ पूर्णकालिक सदस्य भी नहीं है किसका? सरकार का। तो हम कह सकते हैं कि महान्यायवादी को अधिकार होता है कि वह निजी विधि मतलब प्राइवेट लीगल या निजी विधिक कार्यवाही से उसको रोका नहीं जा सकता है। वह चाहे तो प्राइवेटली भी अपने कार्य को संपन्न कर सकता है विधि संबंधी। दोस्तों ये थी कुछ प्रमुख मतलब लिमिट्स जो भारत के महान्यायवादी को के लिए बनाए गए हैं। अधिकार आपने जान ही लिया, फिर उनकी जो कार्य शक्ति है, राष्ट्रपति के रूप में कैसे शक्ति है और भारत सरकार के रूप में क्या शक्ति है, उनकी योग्यता क्या होती है, नियुक्तियों, कार्यकाल और वेतन क्या होते हैं और उनके लिए प्रमुख अनुच्छेद क्या है, दोस्तों ये आपने देख लिया। दोस्तों आपको एक बात और पता होना चाहिए कि भारत के महान्यायवादी की सहायता के लिए 2 पद बनाए गए हैं। एक होता है महाधिवक्ता, दूसरा होता है अपर महाधिवक्ता, मतलब कि एडवोकेट जनरल एंड सीनियर एडवोकेट जनरल। ठीक दोस्तों, ये क्या होते हैं दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार के अन्य कानूनी अधिकारी होते हैं। जिस तरीके से भारत का महान्यायवादी सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है, ठीक उसी प्रकार से 2 अन्य कानूनी अधिकारी भी बनाए गए हैं जिसका नाम है महाधिवक्ता या अपर महाधिवक्ता। अर्थात महान्यायवादी की जिम्मेदारी पूरी करने में सहायता प्रदान करते हैं। जिससे मान लीजिए महान्यायवादी की जिम्मेदारी होती है कि वह सरकार के विधि को संपन्न करे, विधि अधिकार को। तो अगर उसकी जिम्मेदारी को पूरा करने में सहायता और कोई करता है तो सहायता करते हैं कौन? महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में नहीं किया गया, मतलब अनुच्छेद 76 में इनके बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि महाधिवक्ता या अपर महाधिवक्ता का पद होगा, लेकिन एक औपचारिक रूप में इनको बनाया गया है कि जिससे कि महान्यायवादी कार्य क्या हो, आसान हो सके। दोस्तों ये थी कुछ बातें जो हमने आपसे चर्चा किया। अब चर्चा का एक अंतिम विषय है कि जो महान्यायवादी होता है वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है, अर्थात केंद्रीय कैबिनेट से पृथक एक क्या होता है? विधि मंत्री होता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा कि महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता, बल्कि केंद्रीय कैबिनेट से पृथक एक विधि मंत्री होता है। दोस्तों वर्तमान अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है, तो दोस्तों 15वें
15th नंबर पे अगर कोई बनाया गया है वो है के वेणुगोपाल 2017 से अब तक। दोस्तों वेणुगोपाल 2017 से 2019 तक भारत के क्या थे, महान्यायाधीश थे, लेकिन 2020 में दोबारा इनको श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनको दोबारा मतलब री अपॉइंट किया गया, पुनर् इनको नियुक्त किया गया। तो के वेणुगोपाल 2017 से अब तक भारत के क्या हैं, 15वें महान्यायवादी हैं वर्तमान। अगर आपसे कोई पूछे, साझा दोस्तों को पता होना चाहिए, इससे पहले जो 14वें महान्यायवादी थे भारत के वो थे रोहताग, अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 14th अगर कोई पूछे 14 में, तो 14वें नंबर पर थे आपके रोहताग और 15वें नंबर पर के वेणुगोपाल अब तक क्या है, अपने कार्य पे अधीन है, अपने कार्य आसीन है। दोस्तों ये थी कुछ महान्यायवादी संदर्भित। अब दोस्तों जिस प्रकार से भारत के लिए एक महान्यायवादी पद है, उसी प्रकार से राज्यों के लिए राज्यपाल के द्वारा एक राज्य का महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल स्टेट के लिए भी बनाया जाता है। आइए देखते हैं कि राज्य का महाधिवक्ता का कार्य क्या है, उनके अनुच्छेद क्या है, उनकी नियुक्ति क्या होती है, उनके अधिकार क्षेत्र क्या है। दोस्तों को पता होगा कि अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का पद होगा, ठीक है। मतलब राज्य के महाधिवक्ता रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी, किसके द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। 177 दोस्तों ठीक वैसे ही राज्य विधायिका के सदनों तथा उसकी समितियों से जुड़े अधिकार होंगे, जैसे संसद में उसको था वैसे ही राज्य विधायिका में इनके साथ रहेगा। अनुच्छेद 194, बस अनुच्छेद याद रखिए, बस हो गया। अनुच्छेद 194 में राज्य महाधिवक्ता की शक्ति होगी, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा होगा, ठीक वैसे ही जैसे महान्यायवादी को दिया गया है। दोस्तों नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन क्या होगा, आइए नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन को समझते हैं। दोस्तों राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति होती है प्रसाद पर्यंत ही, कार्यकाल इनका भी निश्चित नहीं है, हटाने की जो प्रक्रिया है वो ठीक वैसे ही है जैसे कि भारत के महान्यायवादी के साथ है। राज्यपाल द्वारा किसी भी समय हटा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कि राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को हटाया जा सकता है। त्याग पत्र देकर भी ये पद मुक्त हो सकते हैं, जिस प्रकार से महान्यायवादी पद मुक्त हो सकता है। पारिश्रमिक या वेतन या भत्ते राज्यपाल द्वारा तय किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जिस प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी के संदर्भ में पारिश्रमिक वेतन है, ठीक उसी प्रकार से राज्यपाल द्वारा इनके पारिश्रमिक वेतन और भत्ते तय किए जाते हैं। राज्य सरकार की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे जैसे भारत सरकार की सिफारिश पे भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। जब सरकार या मंत्रिपरिषद त्याग पद दे देते हैं तो इनका भी पद क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक उसी प्रकार से आपको पता होगा केंद्र सरकार में क्या हो, जब केंद्र सरकार या भारत सरकार का पद क्या हो, अगर वो अपना त्यागपत्र दे दें तो फिर अगर मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दिया तो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद क्या समाप्त होता है, महान्यायवादी भी समाप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से राज्यों में भी सरकार का या मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है तो जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं उनका भी पद क्या होता है दोस्तों, समाप्त हो जाता है। दोस्तों योग्यता में थोड़ा डिफरेंसेस है, योग्यता में आप अंतर रखिएगा, कभी कभी क्या होता है योग्यता को लेकर प्रश्न पूछता है, योग्यता में ही डिफरेंसेस है, बाकी अन्य प्रावधान में कहीं ना कहीं समानता नजर आती है। योग्यता इसलिए कम है दोस्तों क्योंकि वो राज्य के महाधिवक्ता हैं, वह पूरे भारत के हैं, तो भारत के हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी योग्यता में भी क्या होगा, अंतर होगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही क्या होती है, इनकी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान क्या होनी चाहिए, इनकी योग्यता होनी चाहिए। मतलब जो भारत मतलब जो राज्य के महाधिवक्ता हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान, के मुख्य न्यायाधीश भी कह सकते हैं, के समान योग्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ वहाँ क्या हो, वहाँ भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी या हाई कोर्ट में 10 वर्षों का वकालत करने का अनुभव होगा तो उन्हें राज्य का क्या बना जाएगा, राज्य का महाधिवक्ता बना दिया जाएगा। दोस्तों साथ ही आपको एक बात और याद रखना है कि राज्यपाल के मतानुसार अगर उनको न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति समझा जाता है तो भी उन्हें राज्य का महाधिवक्ता बनाया जा सकता है या नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि राज्य के महाधिवक्ता की कार्य एवं शक्तियां क्या हैं। दोस्तों केवल एक शक्ति आपको पता होना चाहिए, बाकी अन्य शक्तियों को आप डिफाइन कर लेंगे महान्यायवादी के संदर्भों में। दोस्तों राज्य का महाधिवक्ता राज्य का मुख्य कानून अधिकारी होता है, ठीक वैसे ही जैसे कि महान्यायवादी देश का, पूरे भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य का महाधिवक्ता पूरे जिस राज्य में बनाया गया उस राज्य का मुख्य कानून अधिकारी होता है। राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे भी शुभ सलाह दे जो राष्ट्रपति ने जो भी उनको मतलब विधि संबंधी जो भी विषय राष्ट्रपति द्वारा राज्य महाधिवक्ता सौंपा गया है वह क्या करेगा, अपने राज्य सरकार को उस विषय पर सलाह देने का काम करते हैं। साथ ही दोस्तों विधिक स्वरूप से ऐसे कर्तव्यों का पालन करें जो राज्यपाल द्वारा, फिर दूसरे शासन कुछ विधिक स्वरूप के भी कार्य होंगे और कर्तव्य होंगे जो कि उनको राज्यपाल द्वारा सौंपे जाएंगे, उन भी कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार किसको होगा, राज्य के महाधिवक्ता को। साथ ही साथ संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों या कार्यों का भी निर्वहन किसके द्वारा किया जाएगा,
राज्य के महाधिवक्ता द्वारा किया जाएगा। दोस्तों आइए हम कुछ अधिकार की बात करते हैं कि उन्हें अधिकार क्या क्या है। दोस्तों उनके जो अधिकार है सुनते हैं वे। अब दोस्तों आपने अभी क्या सुना कि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं उन्हें भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई करने का अधिकार होता है, लेकिन जो राज्य के महाधिवक्ता होंगे उन्हें उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार, मतलब राज्य भारत में नहीं, राज्य में किसी भी न्यायालय में उनको सुनवाई का अधिकार होगा, उनको वंचित नहीं किया जाएगा, उनको अधिकार दिया गया है। वह विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। वह विधानमंडल के सदस्य जैसे जिस प्रकार से महान्यायवादी संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन फिर भी भागीदारी उनकी होती है, ठीक उसी प्रकार से इनका भी विधानमंडल का सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन वह विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहां के लिए वह अधिकृत किए गए हैं बिना मताधिकार के बोलने व भाग लेने का अधिकार होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि राज्यों में संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि किसी राज्य में वो है किसी राज्य में नहीं है, सारा का सारा मामला विधानसभा में देख लिया जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं वहाँ मतलब कि कन्फ्लिक्ट होने की स्थिति नहीं रहती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वह विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वहाँ अधिकृत किया गया है बिना मताधिकार के उन्हें बोलने व भाग लेने का अधिकार दिया गया है, ठीक दोस्तों। साथ ही साथ एक विधानमंडल सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार का प्राप्त उनको होता है, ठीक वैसे जैसे संसद में एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते विशेषाधिकार किसको मिलता है, भारत के महान्यायवादी को, उसी प्रकार एक राज्य महाधिवक्ता को भी एक विधानमंडल सदस्य की तरह ही सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। दोस्तों इनके भी कुछ लिमिट्स होते हैं। लिमिट से होता है कि राज्य सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों आपको पता होगा कि राज्य का महाधिवक्ता सरकार का पूर्णकालिक सदस्य नहीं होते हैं, ठीक वैसे ही वह सरकारी कर्मी की श्रेणी नहीं आते हैं और उसे निजी विधिक कार्यवाही से रोका नहीं जा सकता है। तो दोस्तों आपको पता होगा चूंकि हम यूपी का भी बहुत सारे एग्जाम यूपी के लगे हुए हैं, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए यूपी के अभी हाल ही में यूपी के एडवोकेट जनरल ऑफ कौन है। तो आप कह सकते हैं यूपी के जो एडवोकेट जनरल है या राज्य के जो महाधिवक्ता हैं वो है रघुवेंद्र जी, ठीक है। तो रघुवेंद्र इस समय यूपी के क्या है, आपके मतलब कि राज्य के महाधिवक्ता हैं। दोस्तों तो केंद्र अगर आप बात करें भारत का महान्यायवादी कौन है तो के वेणुगोपाल 2017 से अब तक और 14वें थे रोहताग। जबकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो महाधिवक्ता हैं राज्य महाधिवक्ता हैं वो है कौन, रघुवेंद्र जी। तो दोस्तों ये थी कुछ प्रमुख बातें जो हमने आज महान्यायवादी या राज्य के महाधिवक्ता के बारे में समझने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं एक दो बार इसको देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास इसको शेयर करिए जिससे उसको भी इस टॉपिक का लाभ मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हम लेकर आएंगे सर्वोच्च न्यायालय का, जानेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया और सर्वोच्च न्यायालय क्यों हमारे लिए मतलब न्यायपालिका क्यों हमारे केंद्र सरकार से या कार्यपालिका से अलग है, पृथक है, उस पर हम भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, इसी ऊर्जा के साथ, इसी जोश साथ। ठीक दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।